नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक हो चुकी है और इसमें जो एनडीए के जो दो घटक दल हैं वो इस वक्त गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। बिहार के नीतीश कुमार 12 सीट लेकर के आए हैं। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ये 16 सीट लेकर के आए हैं और आंध्र प्रदेश में अपनी खुद की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। भारी बहुमत से आए हैं। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते थे कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया ही नहीं है, उन्होंने गोद ले लिया है। ये बात तो सही है कि उनको गोद ले लिया है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी भाजपा, जिसने अकेले दम पर केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी और इस बार उसका नंबर घट गया और ये 56 इंच के सीने वाली सरकार 240 पर सिमट कर रह गई। यानी सरकार बनाने के आंकड़े से जो 272 अंक का छूना था वो 240 पर सिमट कर रह गई। इसलिए उन्हें बाहर से दो दलों को केंद्र में गोद लेना पड़ा। एक तो आंध्र प्रदेश से टीडीपी को और बिहार से जेडीयू को। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार और नायडू, चंद्रबाबू नायडू मोदी की गोद में बैठे, उसके तुरंत कुछ घंटों बाद नरेंद्र मोदी की दाढ़ी नोचने लग गए। अब स्वाभाविक है कि जहां आपके भारी भरकम और 19 मंत्री चुनाव हार गए हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी हार नरेंद्र मोदी की है। उत्तर प्रदेश में जो 19 मंत्री चुनाव हारे, उसमें से अकेले उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री चुनाव हार गए हैं, जिसमें पिछली सरकार में भारी भरकम मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से 1,67,196 वोट से हारी। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय, भारी मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय से अजय मिश्र टेनी ये चुनाव हार गए और वो 34,000 से चुनाव हारे। और तीसरी जो मंत्री इनकी हारी, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीट से हार झेलनी पड़ी और ये 33,000 वोटों से चुनाव हार गई। और चौथे मंत्री कौशल किशोर, जो उत्तर प्रदेश मुख्यालय से लखनऊ जनपद से मोहनलालगंज की सीट 5,97,577 वोटों से चुनाव हार गए। पांचवें मंत्री इनके महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से 21,000 वोटों से हारे और छठे मंत्री के रूप में भानु प्रताप वर्मा चुनाव जालौन से हार गए। और सातवें इनके बड़े मंत्री, जो बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते थे, मुजफ्फरनगर से संजीव बलियान भी 24,000 वोट से हार गए। इस तरीके 19 मंत्री जब हार गए तो इनका कुनबा तो बहुत छोटा हो गया। लिहाजा इन्हें चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, उनका सहारा लेना पड़ा। जहां तोड़ फोड़ करके सरकार बिहार में बनाई, वो भी 12 मंत्री लेकर के आ गए हैं। तो तीसरी बड़ी पार्टी है केंद्र में नीतीश कुमार जी, उनका भी सहारा लेना पड़ेगा। तो ले लिया है। कल एनडीए की बैठक हो गई है, लेकिन ये दो
नेता जो गठबंधन के हैं, जैसे ही भाजपा की गोद में बैठे, नरेंद्र मोदी की दाढ़ी नोचने लगे। यानी चंद्रबाबू नायडू ने साफ साफ कह दिया और लिख करके दे दिया कि उन्हें कम से कम 6 विभाग चाहिए, जिसमें से लोकसभा अध्यक्ष उन्हीं की पार्टी का होगा। बताते चलें, इसके पहले भी वाजपेयी सरकार में भी टीडीपी का ही लोकसभा अध्यक्ष रहा है। इस बार गठबंधन की सरकार में टीडीपी अहम भूमिका निभाना चाहती है। टीडीपी को लोकसभा अध्यक्ष का तो पद चाहिए ही चाहिए, साथ में 5-6 मंत्रालय और चाहिए, जिसमें वित्त मंत्रालय बड़ा मंत्रालय है। और चूंकि आंध्र प्रदेश को चलाने के लिए, जहां वो बहुत दिनों बाद मुख्यमंत्री बने हैं, धन की आवश्यकता होगी, तो वित्त मंत्रालय भी उनको चाहिए, जल शक्ति मंत्रालय उनको चाहिए, ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले भी उनको चाहिए, बंदरगाह एवं शिपिंग भी चाहिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग भी चाहिए। तो ये भारी भरकम मंत्रालयों की मांग चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के सामने रख दिया है। और इतने बड़े बड़े मंत्रालय अगर भाजपा के पास नहीं रहेंगे तो भाजपा के पास रहेंगे क्या? और यही नहीं, नीतीश बाबू भी बढ़ चढ़कर मंत्रालय मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके 12 सांसद चुन करके आए हैं, तो 4 सांसदों पे 1 मंत्री चाहिए, यानी उन्हें कुल 3 मंत्री चाहिए। और जो रेल मंत्रालय है, जो बड़ा मंत्रालय है, उस पर वो कब्जा चाहते हैं। तो अब बताइए, इतने बड़े बड़े मंत्रालय अगर भाजपा ने इन 2 दलों को दे दिया, तो उनके पास कौन कौन से मामले बचेंगे, कौन कौन से मंत्रालय बचेंगे? उनके पास बचेंगे गृह मंत्रालय, जो अमित शाह के पास था, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है, ये 2 मंत्रालय तो उनके पास रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जो कमाऊ मंत्रालय हैं, जिससे देश का विकास होता है, वो सारे मंत्रालय तो बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास रहेगा, जिससे वो अपने प्रदेश की तरक्की बहुत आसानी से करते रहें और मोदी के सामने हाथ जोड़कर न खड़ा रहना पड़े। और जब कभी भी त्रिशुंग के आधार पर सरकार कष्ट झेले, तो चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी के पास रहे, ताकि कभी उनको बहुत झुक करके मोदी के सामने हाथ न जोड़ना पावे। तो दोस्तों, इन 2 नेताओं ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने, उनका सीना 56 इंच से घटा करके 40 इंच तक कर दिया है। जो कभी मोदी की गारंटी चिल्लाया करते थे, अब उन्हें मजबूरन एनडीए की गारंटी बोलने पर मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, कभी विकास के नाम पे शासन नहीं किया, मंदिर के नाम पे किया, मस्जिद के नाम पे शासन किया, और तो और नेहरू खानदान को गाली देते देते 10 साल नरेंद्र मोदी को बीत गए। बहुत विकास किया है कांग्रेस पार्टी ने देश का। इस पर भी हम आने वाले दिनों में आपके साथ चर्चा करेंगे कि 70 सालों ने कांग्रेस ने भारत देश को क्या क्या दिया।
और 10 सालों में मोदी ने क्या क्या दिया वो भी बताएंगे, लेकिन ये अगले एपिसोड में बताएंगे, आपको आने वाले एपिसोड में बताएंगे। नकल करके, नाम बदल करके कांग्रेस के काम को अपना काम 10 सालों तक बताते रहे। अब देखना यह है दोस्तों कि मोदी जो सरकार बनाने जा रहे हैं वो भी अभी ये सरकार बनी नहीं है। जब बन जाए तब देखा जाएगा कि मोदी जी देश को कैसे चलाते हैं। मोदी जी ने दावा किया था वो बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुए हैं, उन्हें तो मां गंगा ने गोद में लिया हुआ है। अब उन्हें गोद में लिया नहीं लिया ये तुम नहीं कह सकते, लेकिन उनके भारी भरकम 19 मंत्री राजनीतिक रूप से, सांगठनिक रूप से, सरकारी रूप से मां गंगा ने उनको अपने में समाहित कर लिया है। यानी 17 मंत्री इनके चुनाव हार गए हैं। खुद जो पिछली बार लगभग 5 लाख वोटों से वाराणसी से जीते थे, इस बार कह रहे थे कि वो 10 लाख का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन मां गंगा ने अपनी गोद में बैठाकर केवल मोदी की इज्जत रखी है और ये जीत 1.5 लाख पर सिमट कर रह गई है। तो इस देश को विकास चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए दोस्तों। और अब आने वाली सरकार अगर इनकी बन जाती है, ये 5 साल कितनी कठिनाई से ये सरकार चलाएंगे ये खुद महसूस कर रहे होंगे। चेहरे पर रंगत नहीं रह गई है, बोली में मोदी की गारंटी खत्म हो गई है, 56 इंच का सीना 40 इंच पे आके टिक गया है। तो सरकार चलाना कितना कठिन होगा ये तो मोदी खुद समझ रहे होंगे। अब दोस्तों गडकरी जी क्या करेंगे इनके साथ, कितना साथ देंगे इनका, ये तो भगवान जानता है। और जिस योगी को अमित शाह उत्तर प्रदेश से सरकाना चाहते हैं, उनके दिन कैसे गुजरेंगे मोदी 3 में, ये भी बड़ी समस्या है। और दोस्तों एक बात मैं गारंटी से बता देना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को जरा सा भी छेड़ा गया या हटाया गया तो ये मोदी के लिए सबसे बड़ी हार होगी। और अगले 5 वर्ष बाद जब इन्हें चुनाव में उतरना पड़ेगा तो योगी की कमी बहुत खटकेगी। तो इसलिए अगर जरा सा भी मोदी योगी को अकल होगी तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जरा सा भी नहीं टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राम मंदिर और बनारस में कॉरिडोर जो उन्होंने बनवाया उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका योगी जी की थी। तो इसलिए ये गलती तो इन्हें कम से कम मोदी 3 की सरकार में नहीं करना चाहिए कि वो योगी जी को टच करें। और मैं तो ये भी सलाह दे रहा हूं, उनका मन वो जो करें कि योगी को निर्द्वंद बचे हुए 3 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने दें। और अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को पूरे अधिकार से सरकार चलाने का मौका मिला तो उत्तर प्रदेश में जो बड़ी हार मोदी को झेलनी पड़ी है उससे 27 में जो चुनाव होगा उससे उबर सकते हैं। बहरहाल उबरना कठिन होगा, क्योंकि अब 37 सीटों के साथ लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। और पूर्वांचल में पूरा दमखम के साथ इनके सांसद आए हैं। पश्चिम से ज्यादा बलवती समाजवादी पार्टी पूरब में है। तो 27 के चुनाव में पूरब से ही योगी आते हैं और पूरब में ही समाजवादी पार्टी मजबूत है।
तो यहां भी लड़ाई 27 की बहुत कड़ी होगी। तो अगर इस लड़ाई को आसान बनाना है तो आदरणीय योगी जी को सुचारू रूप से 27 तक सरकार चलाने देना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश भी मोदी के हाथ से, भाजपा के हाथ से सरक जाएगा। नमस्कार दोस्तों।